हमारे प्यारे बच्चों, मॉर्निंग में वेव का श्री गणेश हो चुका है। वेव की मुख्य परिभाषा लिखने के बाद हेडिंग डाली गई थी ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स वेव मोशन। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको पत्थर डालने वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें ऑसिलेशन यूं ऊपर नीचे हो रहे थे वाटर मॉलिक्यूल्स के, जबकि वेव ऐसे जा रही थी। ये ट्रांसवर्स है, यानी कि वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हों मीडियम पार्टिकल्स। ओके, और साथ साथ में लॉन्गिट्यूडनल बता देता हूं ताकि एक साथ लिख सकें। लॉन्गिट्यूडनल में मीडियम पार्टिकल्स वेव प्रोपेगेशन की सीध में ही वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि आप एक रस्सी लो, एक एंड किसी पोल में बांध दो और यहाँ से ऊपर नीचे करो, तो वेव आती आती नजर आएंगी, परंतु रस्सी का हर पार्ट वेव प्रोपेगेशन ऊपर नीचे मोशन करेगा। सो सच वेव इज ट्रांसवर्स। इन द सेकंड केस, एक लंबा सा लूज स्प्रिंग लो, उसका एक एंड उधर बांध दो, एक एंड खींच के रखो, और अब झन 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 यूं 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 करते रहो, तो झंझनाहट आपको आती आती नजर आएगी। कहीं कहीं स्प्रिंग के रिंग्स पास पास हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जहाँ पास पास हो जाएंगे, जिसे हम कंप्रेशन बोलते हैं, कुछ देर बाद वो खुल जाएंगे, तो जहाँ खुले हुए थे वहाँ दब जाएंगे। तो मैं ऐसा दिखाई देगा ये कंप्रेशन इधर आ गया, और कंटिन्यू चलता हुआ दिखाई देता है। भला स्प्रिंग का कोई रिंग क्यों जाएगा उधर, तो अपनी जगह पे रहेगा, तो आगे जाता में जरूर रहे कुछ ना कुछ, अदरवाइज झंझनाट तो जा ही रही है, वेव तो जा ही रही है, परंतु इसमें वाइब्रेशन वेव के पैरेलल ही हो रहे हैं। ओके भाई, ये अंतर है। ट्रांसवर्स वेव मोशन में वाइब्रेशन प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर और लॉन्गिट्यूडनल मोशन में पैरेलल। ओके, अब आप लिख सकते हो हैंड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन या ट्रांसवर्स वेव इज दैट वेव ड्यूरिंग विच या इन विच मीडियम पार्टिकल्स ऑस्किलेट्स अबाउट देयर मीन पोजिशन एंड परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ओके, फिर हैंड डालेंगे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव, और बस परपेंडिकुलर पैरेलल लिख देना, काम हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव इज सच वेव इन विच मीडियम पार्टिकल्स ऑस्किलेट्स अबाउट देयर मीन पोजिशन along the direction of propagation of wave. ओके, इतना लिखेंगे। और अब मेरे कहने पे एक बात ध्यान रखना, सचेत हो जाओ, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनने के लिए, ये बड़ी काम आएगी। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड्स और लिक्विड की बात करें तो केवल सरफेस पर ही प्रोपेगेट हो सकती है। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड्स में या लिक्विड सरफेस में ही प्रोपेगेट हो सकती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव हर जगह जा सकती है, हर जगह जा सकती है। तो अगर मैं कहता हूं कि एक वेव सॉलिड में जा रही है, तो आप समझ सकते हो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकती है, कोई सी वेव हो सकती है। मैं कहूँगा लिक्विड सरफेस पे एक वेव जा रही है, दोनों हो सकती है। पर अगर मैंने कहा लिक्विड के इनसाइड कोई वेव जा रही है, वो तो ट्रांसवर्स हो ही नहीं सकती, वो तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ही हो सकती है। वेव
प्रोपेगेट इन गैस या इन एयर, इट मे बी ओनली एंड ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, अगर हम मेटेरियल वेव की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि ट्रांसवर्स का काम तो बस सॉलिड और लिक्विड सर्फेस के बाद खत्म हो जाता है। ये दो बात याद रखें हमेशा। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपेगेट ओनली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड सरफेस, वेयर एज लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपेगेट एवरीवेयर। जब आप इतनी बात समझ चुके हो, एक तरह से आपने याद कर ली, ध्यान कर ली, तो एक बात और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका अपवाद हैं। चूँकि 12th में पढ़ोगे आप, पर इसी वक्त आपके कानों में ये बात डाल देनी चाहिए। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें लाइट वेव भी आती है, अब तो आपको ये भी पता है कि लाइट जो है वेव की तरह कैसे चलेगी। ठीक है, ये सब 12th के काम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं सही मायने में 12th में ही पढ़ोगे। तो अगर आपने ये बात 11th में याद कर ली है कि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ यहाँ जा सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव हर जगह जा सकती हैं, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो ये वेव नहीं, आप तो ऑनलाइन सुन रहे हो, आपके लिए वाला लागू नहीं होगा। अगर ऑफलाइन सुन रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ऑफलाइन बच्चे बैठे सुन रहे हैं, तो मेरे मुंह से लेकर उनके कानों तक जो वेव गई, ये तो लॉन्गिट्यूडनल ही हो सकती है, ट्रांसफर तो जा नहीं सकती एयर में। ओके, परंतु प्यारे बच्चों, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या प्रकाश लाइट वेव की बात करें, तो बच्चों ये एयर में जा सकता है, फिर भी लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप ज़्यादा चिंतन मत करना। अब ये याद रखो जो मैंने आपको बताया, और उसमें ये ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका पालन नहीं करती बस। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में 12th में बढ़िया तरह से पढ़ाई होगी, बहुत बढ़िया तरह से। ओके, चलिए मैं लिख भी देता हूं, ये सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड सरफेस, जबकि ये एवरीवेयर। मूव कर सकते, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर ट्रांसवर्स वेव का फोटोग्राफ कभी खींचे तो ऐसा है, पार्टिकल पेन से मोशन कर रहे हैं, किस वक्त का फोटो क्लिक, तो सारे पार्टिकल ऊपर रहेंगे कि जो ऊपर रहता है वो अगल वाले को लाने वाला होता है। कुछ देर बाद ये नीचे आता है, ऊपर पहुंच जाता है। ये ऊपर नीचे हो ही रहे, किस टाइम का फोटोग्राफ है। जो टॉप पॉइंट पे दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स पाए जाएंगे, उनके बीच का गैप वेवलेंथ। क्रेस्ट इज आल्सो नोन एज, एंड दिस ट्रफ्स is also lambda, या this is a complete wave and length of one wave is also lambda. Okay, एक पार्टिकल एक ऑसिलेशंस पूरा कर लेगा, इतनी देर में वो इतनी दूर पहुंच जाएगा कि लैम्डा डिस्टेंस कवर कर ले, फिर दूसरा ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो v न्यू लैम्डा या एन भी कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या स्पीड कहना अच्छा रहता है। स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में रिलेशन। हैंडल द नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ वेव कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके, और उसके बाद v स्पीड से लैम्डा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग गया होगा, यहां से यहां तक आने में। वेव स्पीड v इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्डा अपॉन t, वन कंप्लीट ऑसिलेटिंग टाइम। ओके, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और 1 अपॉन टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी। लास्ट वीडियो याद करो, पूरी वीडियो फ्रीक्वेंसी के नाम पे थी। एन लेंथ के 1 अपॉन टी इज फ्रीक्वेंसी। V इक्वल टू एन लैम्डा, याद रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम वेव स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, वेव की स्पीड। साउंड वेव की स्पीड की बात करें तो 330, 331, 332, 333, 333 मीटर पर सेकंड के आसपास की होती है। किन किन बातों के ऊपर ये डिपेंड करेंगी, इनके बारे में आप सोचेंगे। सोचिए, अगर यहाँ से कोई मीडियम है और हम एक पार्ट को हिलाते हैं और वो झंझनाहट, डिस्टर्बेंस, जिसे आप वेव कह सकते हो, आगे जाएगी। ये वेव जाने का फंडा यही हुआ ना कि एक पार्टी को उठाएगा, वो अपने बगल वाले को उठाएगा, फिर वो अपने बगल वाले को उठाएगा। बच्चों, वेव तेजी से पहुंच सके, पार्टिकल भारी भारी होने चाहिए या हल्के हल्के होने चाहिए, फटाफट उठते चल जाए? ऑब्वियसली हल्के हल्के होने चाहिए। पार्टिकल जितने हल्के होंगे स्पीड उतनी तेज होगी। अदरवाइज टाइटनेस, मीडियम पार्टिकल्स एक दूसरे से बड़े टाइटली बाउंड हैं तो फटाफट उठते चल जाएंगे, और लूज बाउंड है तो नहीं उठ पाएंगे, स्पीड बहुत धीमी पड़ जाएगी। यानी इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, आई मीन डेंसिटी, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो हैंड डालिए, इस तरह हैंड डालिए। पहले ट्रांसवर्स की बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड eta upon, where eta modulus of rigidity in solids, modulus of rigidity याद है, density of medium, first part. Second part, in stress string, V is under root T upon M। एक तनी हुई डोरी जितनी ज्यादा टाइट रहेगी धन धन तेज जाएगी, पता ही, टेंशन जितना ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा, और मास जितना कम उतनी स्पीड ज्यादा। मास कम कम होना चाहिए, ये यूनिट लेंथ का मास है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। where T is tension in string and M mass per unit length, इसे लीनियर मास डेंसिटी भी कह सकते हैं, लीनियर मास डेंसिटी। ओके, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इन सॉलिड्स V इज इक्वल टू अंडर रूट कॉमन इलास्टिसिटी लिख दीजिए और डेंसिटी लिख दीजिए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, where E modulus of
इलास्टिसिटी डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अगर सॉलिड्स में ये वायर हुआ तो ये यंग मॉडुलस हो जाएगा और डेंसिटी यूनिट लेंथ का मास हो जाएगी। और अगर सॉलिड हुआ तो फिर ये आपका यंग्स भी चल जाएगा वायर केस में, अदरवाइज फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। जैसी स्थिति होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हर इलास्टिसिटी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इन लिक्विड और गैस, लिक्विड एंड गैस, ये बल्क मॉडुलस है अपॉन डेंसिटी। बल्क मॉडुलस वेयर बी इज बल्क मॉडुलस। ओके, ये कौन फॉर्मूला है? हर फॉर्मूला ये बताया जा रहा है कि हाई स्पीड के लिए टेंशन टाइटनेस ज्यादा हो और पार्टिकल हल्के हल्के, डेंसिटी कम हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब विशेष अध्ययन होता है हम जो बोलते हैं और आप सुनते हो। मेरे बोलने और आपके सुनने में ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि आप ऑनलाइन सुन रहे हो। मेरे से यहाँ तक मोबाइल तक तो जारी है वेव, मैटेरियल वेव, मीडियम की आवश्यकता है एयर, परंतु इस मीडियम से तुम्हारे जो फ़ोन तक जा रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये सिद्धांत लागू नहीं होता। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम, या आप मान तो सकते हो, आप मान तो सकते हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे सामने बैठे हो डायरेक्ट ऑफलाइन, तब जो मेरे मुंह से आपके कानों तक बोली पहुंच रही है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ओके, इस साउंड की स्पीड के बारे में अब आपसे चर्चा होगी, अगली वीडियो में चर्चा होगी। और अगली वीडियो के लिए हेडिंग डाल दीजिए, ताकि कुछ बातें मैं अभी बताना चाहता हूँ कि इस साउंड की स्पीड के बारे में न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, वो बताया जाएगा। उसमें थोड़ी कमी बेसी रह गई थी, तो मिस्टर लैपलास एक वैज्ञानिक था, उसने इस कमी को दूर किया। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, अब फिर ये बिल्कुल सही भी साबित हुआ। तो हैंड डाल देना नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो। न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ये हेडिंग डाल के आप इस वीडियो को बंद करेंगे। ठीक है, सुबह जो वीडियो भेजी थी उसमें वेव का इनिशियल पार्ट था और ये अब आपका रिटर्न प्रोसेस शुरू हो गया। अगली वीडियो बड़ी मज़ेदार होगी कि न्यूटन्स ने क्या कमी रह गई थी उसमें, ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो कैसे दूर हुई, लाप्लास ने क्या उसमें कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इत्मीनान से उसको सुनेंगे, उससे पहले सारा काम अपडेट कर लें। जय हिंद।